तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी आसान सा चैप्टर है और इसके बाद एक ही चैप्टर बचता, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, पर्यावरण एवं सतत, यानी जिसको हम स्थायी भी बोलते हैं, विकास की हम बात कर रहे थे और पार्ट नंबर 2 है हमारा ये। चलो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण संकट से। ठीक है ना, एनवायरमेंट जो क्राइसिस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखो, आपको पता है एनवायरमेंट क्राइसिस यानी क्यों हो रहा है। देखो, एक तो आपको पता है ना, जरूरत से ज्यादा जो है ना संसाधनों का यूज हो रहा है ना। जरूरत से ज्यादा आप हर चीजों का यूज कर रहे हो जिसकी जरूरत नहीं है, फिर भी बताओ लोग लगे हुए हैं अंधाधुंध, मतलब लोगों का पेट ही नहीं भर रहा है। ठीक है, एक गाड़ी से काम चल सकता है बट उसको 10-10 गाड़ियां चाहिए। ठीक है ना, आपको पता है एक मतलब कुछ भी कर रहे हैं आजकल लोग दिखाने के चक्कर में क्या होता है, ज्यादातर तो दिखाने के चक्कर में ही हो रहा हाल खराब। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। पर्यावरण संकट तब उत्पन्न होता है जब प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण है, ठीक है, वो पर्यावरण की धारण क्षमता से अधिक हो जाता है। इसका मतलब जो प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण है, ठीक है, किसका शोषण, आप पूरा लिख देना, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण ज्यादा हो रहा है। किससे? उसकी धारण क्षमता से। धारण क्षमता को आप बोल सकते हो पुनर्जनन से। ठीक है ना, पुनर्जनन से। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण हो रहा है वो ज्यादा शोषण हो रहा है उसका, है ना, किससे? पर्यावरण की धारण क्षमता से। जितना संसाधन बेचारी प्रकृति दे रही है उससे ज्यादा तो तुम इसको यूज कर रहे हो। ठीक है, जिससे आपके रिसोर्सेज लगातार क्या हो रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। तो पर्यावरण संकट तब उत्पन्न होता है जब प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण है वो ज्यादा हो रहा है। किससे? उसके पुनर्जनन से, यानी कि दोबारा उसको बना, जो प्रकृति इसको बना के देती है ना आपको, ठीक है, रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। एक्सट्रैक्शन ज्यादा है और जो रीजनरेशन बोलूं मैं, ठीक है ना, वो क्या उसकी कम है। ठीक है, रीजनरेशन बोलो वो क्या किसी कम है, किसकी? रिसोर्सेज की। तो पर्यावरण संकट तब उत्पन्न होता है जब प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण है पर्यावरण की धारण क्षमता से अधिक हो जाता है, अर्थात जब अपशिष्टों का सृजन, अपशिष्ट मतलब जो भी आपके जो पर्यावरण को दूषित करते हैं वो कह लो, या फिर जो बेकार चीज हो गई, ठीक है ना, जैसे भूसा एंड ऑल होता है ना, तो ये अपशिष्ट हो गए। तो इनका सृजन जो है, या फिर कूड़ा करकट जो आप फैलाते हो, पर्यावरण की अवशोषी क्षमता से अधिक हो रहा है। जितना पर्यावरण उसको अपने अंदर समा सकते हो ना, उससे ज्यादा का तुम क्या कर रहे हो, गंदगी मचा रहे हो। तुम मतलब हम सभी है बेटा, इसमें इंक्लूड। ठीक है ना, चलो। तो पर्यावरण संकट तब उत्पन्न होता है जब प्राकृतिक संसाधनों का जो शोषण है वो ज्यादा हो रहा है, एक्सट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, और उसका जो रीजनरेशन है बच्चे वो क्या हो रहा है, कम है। आगे लिखा है, अर्थात जो अपशिष्टों का जो सृजन, पर्यावरण अपने अंदर जो अपशिष्टों को समा लेती है, ठीक है, जो हम गंदगी मचा रहे हैं बच्चे, पर्यावरण उसको अपने अंदर समा लेता है। तो बट दिक्कत क्या हो रही है, अपशिष्टों का सृजन, पर्यावरण की जो अवशोषी क्षमता है, यानी जो समाने की जो क्षमता है ना, उससे ज्यादा तो उसका बेटा सृजन हो रहा है। उसका तुम ज्यादा से ज्यादा गंदगी फैला रहे हो, और जो समाने की जो क्षमता है ना, वो क्या उसकी प्रकृति की कम रह रही है। क्लियर हो गया? चलो, पर्यावरण संकट के कारण क्या है। तो पहला है बढ़ती जनसंख्या, यानी जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि आप लिख सकते हो, यानी जनसंख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है ना, सबसे बड़ा संकट तो बच्चे यही है। ठीक है, कौन, किसका? पर्यावरण संकट का, एनवायरमेंट क्राइसिस का सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, तीव्र जनसंख्या, यानी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट। आगे, बढ़ता हुआ शहरीकरण। अब आपको पता है पहले गांव होते थे तो पेड़ पौधे एंड ऑल ये सब रहते थे, अब शहरीकरण होता जा रहा है। हर चीज में क्या है, अब हर जगह शहर बस रहे हैं, तो लोगों की जरूरतें बढ़ गई हैं। ठीक है, वो वनों को काटने पे लगे हुए हैं। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा, मतलब जो भी लगा लो, जैसे शहर बनेगा तो आपको पता ही किस तरह का हाल हो जाएगा। वन्य तो जीव जंतु और सब तो खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही है, बढ़ता हुआ शहरीकरण। आगे, नागरिक मानदंडों की अवहेलना। नागरिक मानदंडों की अवहेलना होती है, जैसे लिखा होता है कि भाई हॉर्न ना बजाएं, या कोई ना कोई जो क्या नाम है तुम्हारे लिए कुछ ना रूल्स रेगुलेशन बनाए होते हैं और वो आप मान ही नहीं रहे हो, बताओ। तो जब भाई यार, जब बताओ गवर्नमेंट आपको रूल्स रेगुलेशन समझा रही कि यार ऐसा मत करो, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। कह रहा है पॉलीबैग का यूज मत करो, आप फिर भी पॉलीबैग यूज कर रहे हो। वो कह रहा है कि प्लीज प्लास्टिक मत जलाओ, आप फिर प्लास्टिक जला रहे हो। तो यार ये जो उसके रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने इसके लिए पर्यावरण को बचाने के लिए बनाए हुए हैं ना, आप उसको क्या है, नहीं मान रहे हो। वो कह रहे हैं कि भाई आपको हॉर्न नहीं बजाना, आप लगे हुए हो पौ 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 बजाने पे लगे हो, तो गलत चीज है। ठीक है, तीव्र औद्योगिकीकरण। आपको पता है इंडस्ट्रीज लगातार आ रही है, हर कोई बना रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इससे भी क्या हो रहा है, प्रदूषण लगातार फैलता चला जा रहा है। क्लियर हो गया?
चलो अगला पॉइंट कौन सा है, यातायात के संसाधनों का क्या होना, अत्यधिक होना। यातायात संसाधनों का अत्यधिक होना, या ये बोल सकते हो यातायात के संसाधनों का विविधीकरण, ठीक है ना। बहुत ज्यादा है, आपने देखा होगा कि यातायात संसाधन लगातार मल्टीप्लिसिटी हो रही है इनके अंदर, मतलब एक तरह से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले कितनी कम गाड़ियां होती थी, आज के टाइम पे भाई साहब अंधाधुंध गाड़ी है, और आगे आने वाले टाइम में और भी अंधाधुंध होगी, आपको पता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो यातायात संसाधनों का अत्यधिक होना, जिससे मेनली आपको पता है दो तरह के प्रदूषण इससे मेन होते हैं, एक होता है आपका वायु प्रदूषण और दूसरा इससे होता है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। चलो कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, आपको पता है आप खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा इनका यूज कर रहे हो, जिससे भी क्या है जो जो मिट्टी होती है ना उसका उपजाऊपन बेटे खत्म हो जाता है, ठीक है। भूमि प्रदूषण होता है, बहुत दिक्कतें आती है बच्चे से, ठीक है ना। आगे व्यापक निर्धनता, व्यापक निर्धनता मतलब देखो जब बहुत ज्यादा जो गरीबी जब फैल जाती है ना, या बहुत ज्यादा जहाँ पे आपको पता है बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बहुत दिक्कतें होती है, तो यार उनको अपने जीवन को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिंदगी जीने के लिए ना वो कुछ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वनों को अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे उनको काटना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको भाई लकड़ी चाहिए, अब गैस नहीं है तो भाई लकड़ी का यूज करेंगे, है ना। तो काफी मतलब इस टाइप व्यापक निर्धनता में क्या है, बंदा कुछ भी करेगा यार, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे के पास मतलब उसके पास कुछ है नहीं, तो गारंटेड यार वो वन वन काटेगा एंड ऑल ये सब करेगा, तो निर्धनता को दूर भी करना चाहिए, तो व्यापक निर्धनता भी इसका एक कारण बन जाता है। क्लियर है। तो हमने पढ़ा बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी बढ़ने सॉरी जनसंख्या का जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, तो बढ़ती जनसंख्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट बोल सकते हो आप इसे। आगे बढ़ता हुआ शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्री का लगातार फैलाव होना, आप पता है इंडस्ट्री लगातार लगाते जा रहे हैं लोग बाग, तो उससे दिक्कत होती है। उससे जो वेस्ट निकलता है वो नदियों में डाल देते हैं, उसके जो वेस्ट कुछ वेस्ट जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण कर देता है एंड ऑल, है ना। नागरिक मानदंड, जो आपके लिए मानदंड बनाए हुए हैं, जो आपके लिए जो रूल्स बनाए हुए हैं, आप उनको नहीं मान रहे हो, तो ये भी दिक्कत हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है, ठीक है ना। जो आपके सिविक नॉर्म्स है आप उसको नहीं मानते। उसके अलावा यातायात के संसाधन बहुत ज्यादा मात्रा में उनका विविधीकरण हो रहा है, मतलब एक तरह से बहुत अत्यधिक हो रहे हैं वो। कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, और ठीक है ना व्यापक निर्धनता। तो एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना कि ये ज्यादा कोई कठिन पोर्शन नहीं है, ये एक बार में याद होने वाली चीज है, इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सारी चीजें, ठीक है, आपको पता है सारी चीजें। प्रदूषण क्या होता है बेटा, प्रदूषण इन सबसे फैल क्या रहा है, इन सबसे प्रदूषण ही तो फैल रहा है, कोई ना कोई प्रदूषण के ये सारे जिम्मेदार है यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स जो है ना किसी प्रदूषण को फैला रहे हैं, कोई तो एक से ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है ना। तो पर्यावरण के अंदर दूषित पदार्थों, जो आपके जो हार्मफुल जो चीजें होती है ना उनकी बात कर रहा, जो दूषित पदार्थ होते हैं हानिकारक टाइप की चीजें के मिलने के कारण पर्यावरण में आपके क्या दूषित पदार्थ मिलने लग गए हैं, बस ना, उसके अंदर दूषित पदार्थ ही फैलते जा रहे हैं, ठीक है, के कारण प्रकृति का जो संतुलन है में जो दोष उत्पन्न हो रहा है, यानी प्रकृति का जो संतुलन जो है ना हिल रहा है, डगमगा रहा है, उसी को क्या बोला है, प्रदूषण बोल दिया। ये सब किसके कारण हो रहा है, प्रदूषण कारण तो हो रहा है। प्रदूषण है क्या कि प्रकृति में आप असंतुलन जो फैला रहे हो बेटा, वो सारा ही वो प्रदूषण का ही काम है सारा वो, ठीक है ना। तो पर्यावरण के अंदर दूषित पदार्थों के मिलने के कारण प्रकृति के संतुलन में जो दोष उत्पन्न होता है वही आपका प्रदूषण है। और इसको देखो किस तरह के प्रदूषण ये फैला सकता है, आपको पता है ये वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। इनको हम डीप नहीं पढ़ेंगे कि ये पढ़ने लायक नहीं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि और भूमि प्रदूषण क्या होता है। क्लियर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू किया गया था, यानी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो वर्ष 1986 में लागू किया गया था, ये एक नंबर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ डैश से रक्तचाप, दमा, सांस एवं हृदय संबंधी बीमारियां पैदा होती है, तो किससे, ये सब चीजें वायु प्रदूषण के कारण होती है, और दिल्ली का हाल तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। चलो तो यहां तक आप नोट डाउन कर लो, और फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो चैप्टर्स को खत्म करते हैं, ठीक है ना। चलो कुछ पॉइंट्स मैंने बेटा मैंने बुक से डायरेक्टली उठाए हैं, क्योंकि सीधे साधे पॉइंट थे, कुछ चेंज करने की उनको जरूरत पड़ी ही नहीं मुझे, तो मैंने एज इट इज ये पॉइंट्स कुछ उठा दिए यहाँ से, ठीक है ना। बाकी आप देखो फटाफट से लिख लो उसे बाकी चीजों को। तो आगे देखिए, अब अगला हमारा है वैश्विक उष्णता, ठीक है ना, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और इसी नाम को हम अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि इसका अभिप्राय वायुमंडल के तापमान में क्रमिक मतलब होता है धीरे धीरे, क्रमिक मतलब हो गया जैसे क्रम से चलना है ना, क्रम से चलना, तो आप बोल सकते हो धीरे
धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इससे अभिप्राय वायुमंडल के तापमान में धीरे धीरे परंतु लगातार वृद्धि से है। देखो वायुमंडल का जो तापमान है ना वो धीरे धीरे पर लगातार बढ़ तो रहा है ना, और जो वायुमंडल का जो तापमान बढ़ने को हमने क्या बोला, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बोला। क्या बोला, ग्लोबल वार्मिंग बोला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। कुछ कुछ बच्चों को इस डेफिनेशन में दिक्कत होती है, तो मैंने ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो मैंने देखा काफी दिक्कत करते हैं, तो कितना आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। वो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको कि इससे अभिप्राय वायुमंडल के तापमान में धीरे धीरे परंतु लगातार वृद्धि होने से है। वैश्विक उष्णता यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके दीर्घकालिक परिणाम क्या है, यानी आगे आने वाले समय में जो परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं या अभी भी मिल ही रहे हैं और आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे पूरे, वो क्या है, एक तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर इसके कारण लगातार पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियरों से भी बहुत सारी नदियां निकलती है, देखो बहुत सारे ग्लेशियरों का पानी नदियों में भी जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, नदियों में बाढ़, और नदियों में बाढ़ आएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ता चला जाएगा। और आपको पता है पृथ्वी पे मैक्सिमम जो पोर्शन है वो जल ने कवर कर रखा है, समुद्री पानी वानी से घिरा हुआ है ना, तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। उसके अलावा वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन। अब देखो ना, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, जहां वर्षा बहुत होती थी वहां वर्षा कम होने लग गई है, और कहां मतलब कोई ऐसी जगह जहां वर्षा नहीं होती थी वहां वर्षा हो रही है, या फिर जहां वर्षा नॉर्मल होती थी वहां हद से ज्यादा हो रही है। तो मतलब एक तो वर्षा का जो रूप था ना, प्रतिरूप था ना, वो बदल जा रहा है, ठीक है ना। कहीं हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी क्या नाम है बहुत बारिश पड़ रही है, कोई तरीका ही नहीं, मतलब मौसम भी बिगड़ रहा है। वो किसके कारण हो रहा है, सारे ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, ठीक है ना। साथ साथ प्रजातियों का लुप्त होना, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो उसको सहन नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे लगातार धरती से खत्म होते जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, नाश होता चला रहा है, वो लुप्त हो रहे हैं वो आदि। ये सब इसके कारण, आप सोचो कितनी गंभीर समस्या है ये। देखो प्रैक्टिकली देखे ना, हम किताबें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं पास होने के लिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए कुछ करने के लिए। हर एक के अंदर मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो किसी, जो देखो अगर धरती पे आया था कुछ तो करके जाओ ना, हमारा पर एक मोटिव होता है। हर इवन घर वाले भी यही बोलते हैं, बेटा पढ़ पास होना है, बेटा पास होना है किसमें, बेटा इसमें पास हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, जीवन की परीक्षा में पास होना है, सीधी सीधी बात है। अगर यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो बात खत्म ये है। अब अगर मान के चलो, अगर आप 10 जानवरों को भी ना बचा रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक जानवर को भी बचा रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है। मान लो आपकी गली में कोई चीज, मान लो एक डॉगी हो गया, अगर आप उसको खाना पीना दे रहे हो, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, तो बेटा वो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ तो करो, कुछ करोगे तो ज्यादा होगा, कुछ नहीं करोगे तो यार क्या होगा, है ना। चलो, तो वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, नदियों में बाढ़ तथा समुद्री जलस्तर में वृद्धि, वर्षा का प्रतिरूप बदलना, ठीक है, प्रजातियों का लुप्त होना, ठीक है ना। ये सब गंभीर समस्या बेटा इसकी है। आगे, ओजोन अवक्षय, यानी इसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इंग्लिश के वाले नाम आपको याद रखने। तो ओजोन अवक्षय क्या होता है, से अभिप्राय समताप मंडल में, ठीक है ना, क्या हो ना, ओजोन यानी जो हमारी जो सुरक्षा की जो परत है उसमें कमी से, ठीक है ना। क्या है, ओजोन में, ओजोन अवक्षय से अभिप्राय क्या है, ओजोन डिप्लेशन से अभिप्राय क्या है कि जो हमारे जो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारा जो सुरक्षा की परत है उसका क्या होना उसमें कमी होना, लगातार रिडक्शन होना, ठीक है। यह क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिक, यानी जो ऐसे जो चीजें जो क्लोरीन और ब्रोमीन से मिलकर के बनी हुई है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC छोटा सा एस लगाया, ठीक है, तो CFC बोलते हैं वैसे तो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कार्बन करूंगा तो एक ऐसा और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया इसके कारण। या फिर ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, जिसमें हेलोन भी बोलते यूज होता, बुक में यूज है, मैंने भी कर दिया। इसके कारण, ठीक है ना, इसके अत्यधिक उपयोग के कारण ये होता है। मतलब हो क्या रहा है, आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करता, आप बोलो कहा मैं तो यूज नहीं करता या मैं यूज नहीं करती, आप ऐसे बोल रहे होंगे। नहीं बेटा, जो रेफ्रिजरेटर यूज हो रहा है उसमें ये आता है, AC है बेटा, ये निकल रही गैस, ये वाली ठंडी करने के जो होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और जो जैसे उसमें होता है ना, क्या बोलते उसे, मैं एक नाम याद नहीं आ रहा, वेट एक वेट अ मिनट है, मैं इसका नाम एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्या था इसका नाम, इसमें है, हाँ, अग्निशामक है ना, अग्निशामक, आई थिंक फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये उसमें यूज होता है, ये वाला। हमें पढ़ना नहीं, हमें याद नहीं रखना, टेंशन मतलब नहीं पूछेगा इतना, खाली आपसे जो बोला गया इतना ही, किस में यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं पूछने वाला, बट फिर भी हमें पता थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। दूसरा ब्रोमोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक प्रयोग करने के कारण होता है। अब इससे हो क्या रहा है, आपके ओजोन लेयर
मतलब धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है ना। इससे जिससे पृथ्वी पर जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण होती है, पराबैंगनी विकिरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है, रेडिएशन जो होती है, वो तेजी से क्या हो रही है, फैल रही है। और जब ये तेजी से फैल रही है तो समझ लो ना भाई साहब, जितने भी जीव है उनको तो दिक्कत करेगा ना ये। तो बस यही है। आगे डैश द्वारा, एक मान लो अगर क्वेश्चन आता है थर्मल पावर हाउस, ये डैश नहीं करना, थर्मल पावर हाउस द्वारा छोड़ी गई राख जो पानी में मिल जाती है। बेटा अगर पानी में मिल रही है तो कौन सा प्रदूषण कर रही होगी, पानी का तो प्रदूषण कर रही होगी ना, जल प्रदूषण, ठीक है ना। तो थर्मल पावर हाउस द्वारा जो प्रदूषण होता है वो कौन सा, आपका जल प्रदूषण की बात की है, जब अगर वो राख कर पानी में छोड़ता है तो, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म ही कर देते हैं इसी पार्ट में, मुझे लगता है यही कर देना चाहिए खत्म। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए देखना पड़ेगा इसमें, देखते कितने टॉपिक बचते हैं, ठीक है ना। चलो पहले अभी इतना उतारो, अभी तो भैया और आगे बढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सतत यानी स्थायी विकास की रणनीतियां पढ़ लेते हैं। और देखो मैं कोशिश मैं कर रहा था इसी पार्ट में इसको खत्म कर देता, बट ना इसमें भी 15 मिनट के आसपास की वीडियो बची हुई है, ठीक है, जो कि बेसिक है। जो बचपन में चीजें पढ़ी थी ना वही पढ़ानी है मुझे, 15 मिनट और है, तो मैं उसको पार्ट नंबर 3 में लेके जाऊंगा, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। सतत यानी स्थायी, ठीक है, विकास की रणनीतियां, इंपोर्टेंट चीज है हमारे लिए पढ़ने लायक। देखो क्या कह रहा है, सतत, मैंने आपको बताया था सतत विकास क्या होता है, या जिसको हम धारणीय विकास कहते हैं, वो क्या होता है मैंने कहा था ना, जिसमें अभी तो आप रिसोर्सेज यूज करने कर लो, मगर उसको इस तरह से यूज करो कि फ्यूचर में जो लोग यूज करना चाहते हैं ना उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बच जाए, यानी वो संसाधन फ्यूचर के लिए भी बचे। उनका अंधाधुंध यूज मत करो, ऐसे यूज करो कि वो फ्यूचर के लिए भी बचे, फ्यूचर वाले लोग भी उनको यूज कर सके, है ना। तो उसमें लिखा हुआ है इसके लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई गई है, ठीक है, क्या रणनीतियां। तो देखो क्या, पहला ऊर्जा के गैर पारंपरिक या गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता। ऊर्जा के गैर पारंपरिक यानी अब नए वाले पाओ ना, देखो पहले कोयला वोला एंड ऑल इन पे अभी भी अब बहुत ज्यादा आप उस पे कोयले पे निर्भर रहते हो, तो यार एक काम करो ना, आप सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा पे आ जाओ, यानी गैर पारंपरिक, यानी जो नए सोर्स है ना बेटा उस पे आप क्या करो, निर्भर हो जाओ, ठीक है। जो पुराने वाले थे बेटा उसको छोड़ दो। तो इससे क्या होगा, आपके क्या संसाधन बचना स्टार्ट हो जाएंगे, आप सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा, यानी जैविक खादों को बढ़ाना और रासायनिक खादों पर नियंत्रण करना, क्योंकि ऐसी चीजें अगर आप जमीन में डालते हो तो जमीन अपने उपजाऊपन खो देती है। इससे रिलेटेड पॉइंट ये भी है जैविक कीट नियंत्रण, ठीक है, के उपयोग को बढ़ावा, यानी आप कीट नियंत्रण करने के लिए आप अगर जैविक चीजों का यूज करते हो तो उसको तो बढ़ावा दो, मगर रासायनिक अगर चीजों को यूज कर रहे हो तो उसको क्या करो, रोक करो। कि इससे क्या होता है, इससे देखो फसलों बचाने की कोशिश तो करते हो, बट ये भूमि पे जो भूमि का जो क्या बोलते हैं उपजाऊपन है वो भी खराब हो जाता है इससे। अगर ये कीटनाशक अगर आप डालोगे तो ये थोड़ा क्या है, आपको गलत इंपैक्ट है, बेकार इंपैक्ट दिखाता है आपको, ठीक है ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसका। तो पहला क्या हुआ, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स है पहला। नंबर 2 जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देना और रासायनिक खादों पर नियंत्रण करना। नंबर 3 जो कीट नियंत्रण है वो भी जैविक वाले यूज करना, रासायनिक वाले नहीं करना, ठीक है ना। आगे वायु शक्ति और सौर शक्ति का उपयोग, यानी वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग। आगे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गैस, गोबर गैस को प्रोत्साहन देना, क्योंकि गांव वाले क्या है लकड़ी इन सबका यूज करते हैं, है ना, उफले लकड़ी, तो उससे क्या होता है वायु प्रदूषण होता है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट उज्ज्वला योजना एंड ऑल पता लेके आती है ना, जिसमें क्या नाम है आपको एलपीजी गैस है, इसको क्या है गांव में पहुंचाने को क्या प्रोत्साहन दिया जाता है कि गांव वाले इनको यूज करें, किसको, एलपीजी गैस टाइप की चीज को, ठीक है ना। परिवहन के सार्वजनिक संसाधन, यानी अपने प्राइवेट व्हीकल ना निकाल करके, अपनी प्राइवेट गाड़ियां ना निकाल करके आप प्लीज सार्वजनिक संसाधनों का यूज करो, जैसे डीटीसी बसें, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें जो है ना वो किससे युक्त होती है, सीएनजी से। अब जैसे दिल्ली सबसे पहला था आई थिंक जहां पे सीएनजी का यूज बढ़ावा किया गया था डीटीसी में, ठीक है ना। अब तो जगह जगह होने लग गया है। तो इससे क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस मतलब सीएनजी को बढ़ावा देना, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता, ठीक है ना, वायु प्रदूषण में कमी आती है, ठीक है ना। आगे कूड़े कचरे का पुनः चक्रण, यानी इनको रिसाइकल करो। तो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स थे कि आपको आगे सतत विकास के लिए, धारणीय विकास के लिए रणनीतियां क्या है। तो पहला जो गैर पारंपरिक स्रोत है उनको बढ़ावा दो और पारंपरिक को छोड़ दो। दूसरा जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा दो, रासायनिक खादों को छोड़ दो। जैविक कीट नियंत्रण को बढ़ावा दो, रासायनिक वालों को छोड़ दो। वायु शक्ति सौर शक्ति का उपयोग करो। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी गोबर गैस को बढ़ावा दो। परिवहन के सार्वजनिक संसाधनों का यूज करो, ठीक है ना। शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक जो गैस होती है सीएनजी उसको बढ़ावा दो कि गाड़ियों में इनका यूज किया जाए।
कूड़े कचरे का पुनर्चक्रण, ठीक है ना, यानी रिसाइकल करो किसको, वेस्ट को। अगर आपसे कोई NMSA या PCB पूछता है फुल फॉर्म क्या होती है, तो PCB का फुल फॉर्म होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और ये होता है हमारा NMSA नेशनल मतलब मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। सतत यानी धारणीय, कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत यानी धारणीय बोल सकते हैं, सतत बोल लो, ठीक है, कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, बेसिक से पॉइंट से, बट इंपॉर्टेंट थे, आपको जो पता होने चाहिए। अब जो बेसिक जो जरा से पॉइंट्स लगे वो 15 से लेकर 18 मिनट की वीडियो होगी, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी रिपीट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम ज्यादा रिपीट करते हैं तो वीडियो आगे खिंच जाती है। डन। देखो मेन फोकस जो होना चाहिए ना, आपका जो ध्यान होना चाहिए वो इस चीज पे होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि एक तरीका ये होता है कि आप 20 बार पढ़ते हो तब जाकर के थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, एक तरीका कि हम 20 बार यहीं पे रिपीट कर ले, पहले ही रिपीट कर ले वीडियो में ही, तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ताकि आपको घर में ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि आपको तुरंत यहीं पे याद हो जाती है, चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है ना। और चलो फिर मिलते हैं पार्ट नंबर जो उसका 3rd है, छोटा सा पार्ट बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।